अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डायनामिक्स थर्ड चैप्टर, और इसका जो टॉपिक है वो है 3.2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नेम से ही जाहिर है कि साइंटिस्ट था न्यूटन, जिसने लॉ ऑफ मोशन को फर्स्टली फार्मूलेट किया था। न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फार्मूलेट द लॉज ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा, ठीक है, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया गया। सो नाउ वी विल डिस्कस द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो स्टेट दैट a body continue its state of rest or of uniform motion in a straight line providing no net force acts on it। क्या कहता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी अनलेस अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, वो क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है, अगर उस पर वो अगर रेस्ट में है और अगर हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, वो उस वक्त तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई उस पर फोर्स नहीं लगाई जाती। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडिंग नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, और कुछ एग्जांपल्स भी मैं यहाँ से दे देता हूँ आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच आर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या कहता है कि रेस्ट में होती हैं और या मूव कर रही होती हैं एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडिंग नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या कहता है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी हत्ता कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाई जाए। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती उस वक्त तक बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ अनलेस समवन मूव देम। क्या कहता है कि ये बात ट्रू है कि जब तक किसी चीज़ को किसी भी बॉडी को हम जब तक मूव नहीं कराएंगे वो खुद से मूव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लेइंग ऑन द table remains at rest as long as no net force acts on it। सही बात है ना, कोई बुक किसी भी टेबल पर पड़ी है तो उस वक्त तक वो मूव नहीं हो सकती जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है, तो सिमिलरली वो क्या कहता है, मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। वो कहता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो खुद ब खुद नहीं रुक सकता जब तक कोई उसे ना रोके। कोई भी बाल है वो आ रही है आपके पास तो वो खुद ब खुद तो नहीं रुकेगी जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन द रोल्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। अब ये भी एग्जांपल अच्छी है। वो कहता है कि एक रफ ग्राउंड है तो उस पर भी जो बॉल है वो रुक जाएगी कुछ देर के बाद, लेकिन जो स्मूथ ग्राउंड है उस पर जो है ना वो बॉल आसानी से नहीं रुकेगी एज कम्पेयर टू दी रफ रोड या रफ ग्राउंड। इट इज़ बिकॉज रफ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। वो कहता है कि जो रफ सरफेस है वो ज़्यादा फ्रिक्शन को ऑफर करता है, लेकिन जो स्मूथ सरफेस है वो लेस फ्रिक्शन को ऑफर करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी न्यूटन फर्स्ट लॉ की। और न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि न्यूटन वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हमें यही नहीं लिखना हमें इसकी पूरी स्टेट भी लिखनी होगी इसमें। ठीक है, कि क्यों कहते हैं उसको लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई होप कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। It states that when a net force
When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. क्या कहते हैं, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो जो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. वो क्या कहता है कि जो नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही होती है, एक्सेलरेशन उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, और उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब कि जितनी भी हम नेट फोर्स लगाएंगे उतना जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा ड्यू टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो उसका मैस है जितना ज़्यादा मैस होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस. सो नीचे भी दिया गया है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. आई होप कि यहाँ समझ आ रही होगी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के. ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम हो जाएगा. ठीक है, तो एफ को यहीं रहने देंगे, हम एम को उधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए. तो हमें पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो हम कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, तो पुटिंग के एज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वी गेट एफ इज इक्वल टू एम में के एम में. ठीक है, जब हम के को एज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लेंगे तो एफ इज इक्वल टू के एम में हो जाएगा. तो जब हम के को 1 लेंगे इन एस आई यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी 1. ठीक है, वैल्यू ऑफ के जो है वो 1 है, तो इक्वेशन जो 3.2 है वो हो जाएगी एफ इज इक्वल टू एम ए. तो अकॉर्डिंग 3.3 जो है ये इक्वेशन बन गई. नाउ एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. तो एस आई यूनिट जो है फोर्स का वो है न्यूटन. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या एक स्टेट दी गई है, न्यूटन्स की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, वो क्या है कि 1 न्यूटन इज द फोर्स, एक फोर्स है डेट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस ऑफ 1 किलोग्राम. ठीक है, देखो ना, एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मैस का होता है किलोग्राम, वो इसमें आ रहा है ना. तो और फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है. तो न्यूटन इज इक्वल टू 1 ms माइनस 2 इन अ बॉडी ऑफ मैस ऑफ 1 किलोग्राम. आई होप कि आपको समझ आ रही होगी. तो फोर्स की जगह उन्होंने क्या किया, 1 न्यूटन लगा दिया. ठीक है, और मैस की जगह 1 किलोग्राम लगा दिया, ये 1 किलोग्राम आ गया. इसी तरह एक्सेलरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दिया. तो 1 न्यूटन जो है वो हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आई होप के यहाँ तक आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा. सो क्लास अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.